अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक न्यू ट्रैवल स्टोरी लेके। आज हम बात करने वाले हैं K2 की। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है जिसे सर करना हर एक माउंटेनियर का ख्वाब होता है। K2 पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। K2 सतह समंदर से 28,251 फीट की ऊंचाई पे है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट से K2 चंद 100 फीट से छोटा है। हर साल दुनिया भर से बड़े बड़े माउंटेनियर्स यानी कोपैमा K2 को सर करने का ख्वाब लेके पाकिस्तान की तरफ आते हैं। K2 को सर करना इंतहाई मुश्किल है। उसकी वजह K2 का सर्द मौसम और उसकी स्लीपनेस है। दुनिया भर के माउंटेनियर्स K2 को गर्मियों के मौसम में सर करते हैं, तो सर्दियों में इसको सर करना इंतहाई खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अफसोस की बात यह है कि K2 पे जाने वाले हर 4 में से एक कोपैमा अपनी जान गंवा बैठता है और इन लोगों की लाशों को नीचे तक भी नहीं लाया जा सकता। इसीलिए इन लोगों के नाम को एक स्टील की प्लेट पे लिखकर K2 के सामने लटका दिया जाता है। ऐसे लोगों को गोस्ट ऑफ K2 भी कहा जाता है। तो चलते हैं असल कहानी की तरफ। अगस्त 2008 में K2 पे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 11 लोग एक ही दिन में अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। रिसर्च के मुताबिक पहाड़ों की तारीख का ये सबसे खतरनाक वाकया था। जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते में दुनिया भर से 6 टीमें K2 के बेस कैंप पे जमा हो जाती हैं। इनमें हॉलैंड, कोरिया, साइबेरिया, अमेरिका, फ्रांस, इटली, आयरलैंड, नॉर्वे और नेपाल के कोपैमा भी शामिल थे। इन कोपैमाओं में हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 कोपैमा भी शामिल थे जिनका नाम जहान बेग और मेहरबान करीम। बताता चलूं, पोर्टर्स वो लोग होते हैं जो कोपैमाओं के साथ पहाड़ पे उनकी मदद के लिए जाते हैं। ये टोटल 30 लोग थे और इन लोगों ने फैसला किया कि K2 पे अलग अलग टीम्स लेके जाने से बेहतर है एक टीम बना के एक साथ K2 को सर किया है। 31 जुलाई की रात को तमाम लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। इन्होंने डिसाइड किया कि कोरियन टीम जो है वो K2 के ऊपर हिफाजती रस्सियां लगाए जिन्हें फिक्स रोप्स भी कहा जाता है। ये वो हिफाजती रस्सियां होती हैं जिन्हें K2 पे लगाकर इनकी मदद से K2 के पहाड़ पे चढ़ा जाता है। तो फाइनली वो मोमेंट आ जाता है। 1 अगस्त की सुबह को ये लोग K2 पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का लीडर विम रेगिन नामी एक एक्सपीरियंस माउंटेनियर को बनाया गया था। तो 12 घंटे मुसलसल चलने के बाद पहला हादसा पेश आता है। हुआ यूं कि साइबेरियन टीम के ड्रैन मैंडिक नामी कोपैमा ने अपने आप को हिफाजती रस्सियों से अलग कर दिया और वो अपने आगे चलने वाले क्लाइंबर से आगे निकलना चाहता था, लेकिन ये नीचे गिर गया और उसी वक्त मौत का शिकार हो गया। ये उस वक्त की पहली मौत थी। पाकिस्तानी पोर्टर जहान बेग ने मैंडिक की लाश को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोसनाक तौर पर वो भी उसी के साथ स्लिप हुए और मौत का शिकार हो गए। ये सारी चीजें देखते हुए कुछ कोपैमाओं ने वापसी जाने का फैसला किया, जिनमें एक खातून कोपैमा सिसिली स्कॉक भी शामिल। इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। ये एक बहुत माहिर कोपैमा थी। ये अपने हस्बैंड रॉल्फ बाय के साथ K2 को सर करने के लिए आई और इनकी शादी को सिर्फ 1 महीना बीता था। इसका शौहर इस वक्त K2 की एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां K2 के बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन रहे थे। ये जगह इंतहाई खतरनाक थी क्योंकि यहाँ पे बर्फ बार बार नीचे की तरफ गिर रही। रॉल्फ की बदकिस्मती ये थी, जिस वक्त ये इस जगह से गुजर रहा था तब ही एक बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और उसे अपने साथ नीचे ले गया, जिसके नीचे वो दब के मर गया। उसकी बीवी थोड़ा ही नीचे अपने शौहर को मौत के मुंह में जाता हुआ देखी। तो दोस्तों, इस सूरत हाल में कुछ नहीं किया जा सकता। किसी की भी लाश को रिकवर भी नहीं किया जा सकता था। सेम इसी तरीके से जहान बेग भी कुछ देर पहले अपनी जान गंवा गया। K2 की चोटी के इतना नजदीक आकर ये लोग वापस भी नहीं जा सकते। 3 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। तो दोस्तों, होता यह है कि इस एक्सपेडिशन का लीडर विम रेजिन शाम के 7 बजे K2 की चोटी तक पहुंच जाता है और उसके साथ 4 और लोग भी शामिल होते हैं। दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन मुकाम। अंधेरा और सर्दी ऐसी कि लोगों के जिस्म आकर रहे। इस सूरत में नीचे उतरना इंतहाई मुश्किल था। इनको नीचे कुछ टॉर्च और लाइट्स नजर आ रही थी। ये कोरियन क्लाइंबर्स थे जो K2 की तरफ चढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ये होता है कि ये लाइट्स गायब हो गई।
विम रीजन परेशान हो जाता है लेकिन डिसाइड करता है कि वो नीचे उतरेगा और ये लोग नीचे की तरफ उतरना शुरू हो जाते हैं। नीचे उतरते उतरते उनको अंदाजा होता है जिस बर्फ के हिस्से के नीचे रॉन बॉय मरा था उस बर्फ के हिस्से ने हिफाजती रस्सियों को भी तबाह कर दिया। ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। नेपाल का एक कोहपेमा जोजोमुख केटू के एक ऐसे हिस्से में फंस गया था जिसे बॉटल नेक कहा जाता है। ये जगह इंतहाई स्लिपरी और बहुत खतरनाक है। पेम्बा भोटे ने इसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन अफसोसनाक तौर पे अंधेरा इतना था कि दोनों स्लिप हो गए और केटू के बर्फीले पहाड़ में कहीं नीचे गिर के मौत का शिकार हो गए। बताता चलूं, बॉटल नेक के इस खतरनाक हिस्से में 61 साल का एक फ्रेंच क्लाइंबर भी मौजूद था जिसका नाम ह्यूज गैबर्ट था और उनकी मदद के लिए पाकिस्तानी पोर्टर हिरवान करीम भी मौजूद थे। ह्यूज को डर था कि उनकी ऑक्सीजन बॉटल जो है वो खत्म होने वाली है तो इसलिए वो तेजी से नीचे उतरना शुरू हो गए लेकिन अफसोसनाक तौर पर 10 मिनट बाद ही वो नीचे गिर गए और मौत का शिकार हो गए। और उसके बाद महबूब करीम भी केटू की पहाड़ी से स्लिप हुए और नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गए। पिछले कुछ ही घंटों में केटू बहुत से लोगों की जानें ले चुके और कुछ लोग मौत के मुंह में अभी भी मौजूद। वहाँ एक्सपेडिशन का लीडर विम रीजन जो कि नीचे उतर रहा था उसे नजर आना बंद हो गया क्योंकि केटू पे पड़ने वाली धूप की चमक की वजह से वो तकरीबन अंधा हो चुका था, उसे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा और उस वक्त दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन पहाड़ पर अंधेरे का वक्त था। दोस्तों 8000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया को डेड जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है और इंसान अपने होशो हवास तक खो बैठता है। इस ऊंचाई पे खाना हजम करना भी मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होता है। विम रीजन ने पिछले 16 घंटों से कुछ नहीं खाया हुआ और हिफाजती रस्सियाँ तकरीबन तबाह हो चुकी थी और ऐसे में नीचे उतरना बहुत ही खतरनाक। फिर अचानक एक उम्मीद की किरण जाती है और उसकी एक कमजोर आंखों को नीचे कुछ रोशनी नजर आती है और ये वही क्लाइंबर्स थे जो उससे पहले नजर आए थे जो पीछे गायब हो गए थे और ये लोग उस हिफाजती रस्सियों के अंदर फंसे हुए थे और वेन अगर वो रस्सी काट देता तो ये लोग सारे नीचे गिर सकते थे लेकिन वेन उनकी मदद के बिल्कुल काबिल नहीं। 2 और क्लाइंबर जिनका नाम पेम्बा और मैकडोनल्ड था वो भी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके थे। इन लोगों ने काफी देर तक क्लाइंबर्स की मदद करने की कोशिश की लेकिन मदद नहीं हो सकी तो इन लोगों ने नीचे उतरने का फैसला किया और नीचे की तरफ चल गए। ये फैसला उन्होंने बहुत मजबूरी में किया क्योंकि उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है, मैकडोनल्ड्स जो नीचे की तरफ जा चुका था उसने अचानक ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और कोई नहीं जानता कि उसने ये फैसला क्यों किया और वो क्या चाहता था। लेकिन ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी केटू था। ये ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक एवलांच आ गया यानी बर्फानी तूफान और उन तीनों लोगों को अपने साथ बहा ले गया जिनमें मैकडोनल्ड भी शामिल था और वो दूसरे फंसे हुए क्लाइंबर्स। अब सुबह के 5 बज चुके थे। वेन रीजन जो अब भी उस पहाड़ी पे मौजूद था और अपनी बिनाई तकरीबन खो चुका था वो पहाड़ पे सो गए। उसने थोड़ी बर्फ भी खाई ताकि उसकी बॉडी को पानी की कमी महसूस हो। वो ये जानता था कि उसकी मौत केटू पे ही लेकिन इसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और ये आदमी 3 घंटे तक मुसलसल नीचे उतरता रहा। तो दोस्तों यहाँ एक नेपाली पोर्टर पेम्बा ने अपनी जान पे खेल के दूसरे लोगों की जानें बचाई। ये केटू की चोटी से नीचे जा चुका था, उसको शदीद किस्म की वॉमिट्स हो रही थी। उसने दवाई खाई और वो वापसी लोगों की मदद के लिए आ गया। उसने एक इटालियन क्लाइंबर कॉन्फोल्टोला को नीचे उतरने में मदद की। कॉन्फोल्टोला की उंगलियां चम चुकी थी और काम नहीं कर रही। नीचे उतरते वक्त उसको वेन रीजन भी मिले और उसने उनकी मदद करी और उन्हें भी नीचे उतारा। और इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स केटू के क्लाइंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए केटू की तरफ रवाना हो चुके थे। ये ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था लेकिन एट लास्ट उन्होंने सर्वाइवर्स को बचाया और स्कर्दू के एक हॉस्पिटल में फौरन शिफ्ट करवा दिया। केटू पर अफसोसनाक तौर पर 11 लोगों की जानें जा चुकी थी और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल रही थी। दोस्तों इस वाक़ये पे कई किताबें भी लिखी गई हैं और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। केटू को सर करना आज भी कई कोपरामाओं का ख्वाब है। केटू के ऊपर खतरे को जानते हुए भी कई कोपरामा पाकिस्तान का रुख करते हैं हर साल इस ख्वाब को लेकर कि वो केटू को सर करेंगे। तो दोस्तों ये थी केटू डिजास्टर की अनटोल्ड स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रैवल और सर्वाइवल स्टोरीज के लिए जर्नीज बाय सारिन पे। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।